तेरा हिंदू सत्संग कर रहे थे, वहां पे अटैक कर दिया इन्होंने। बोला कि नहीं, ये हिंदू पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, सत्संग कैसे कर सकते हैं। वो बेचारे वैसे ही इतने से हैं। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में शादी हो जाती है। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना पाकिस्तानी हिंदू लड़का किसी बेबस के घर में जाओ, उसकी 14 साल की बेटी को उठा लो और बोलो कि मुसलमान बन गई, किसी बुढ़े से शादी कर दो, ये है तुम्हारा। और इस्लाम ने वहीं पे जन्म लिया था, सऊदी अरब में। पढ़ के दिखाओ जरा, सड़क पर 15-20 रोज नमाज, पुलिस उठा के ले जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज 3-4 खबरें हैं और बड़ी दुखदाई खबरें हैं। सबसे पहले तो तमिलनाडु में ये खबर आई है जहां पे एक फौजी जवान जो कि बॉर्डर पे था ड्यूटी पे, थिरुवन्नामलाई जो टाउन है उसमें, ये जो फौजी जवान था जिसका नाम हवलदार प्रभाकरन है, इसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करी गई। इसकी वाइफ और एक और लेडी, शायद इसकी मदर या मदर इन लॉ जो भी होगी, ये लोग गए वहां पे। लोगों ने अटैक करा, कुछ जमीन के मामले में झगड़ा था, इसको अटैक करा। इसकी बीवी के साथ उस मॉब ने हाथापाई करी, ठीक है। और हाथापाई करने के बाद इसको इसके बीवी के कपड़े फाड़े। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं यार इसमें ना। मैं अब ये देखिए, यहां पे पुलिस किस तरीके से कवर अप कर रही है। पुलिस कहती है कि दिस वाज अ डिस्प्यूट ओवर अ लीज शॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय रेणुगंबल टेम्पल। द वुमन एंड अ मदर वेर एट द स्पॉट व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, बट द वुमन वाज नॉट अटैक्ड एट ऑल। एसपी कार्तिकेयन, ये कार्तिकेयन साहब ये कहते हैं, ये तमिलनाडु पुलिस के हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये डिस्प्यूट जरूर था लेकिन औरत पे अटैक नहीं हुआ। वो जो जवान है जो कि बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, जो कि कश्मीर में पोस्टेड है, वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यही कहना आप चाहते हैं। वो अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कि यानी कि उस हवलदार प्रभाकरन की वाइफ के कपड़े फाड़े, ये सब वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो मतलब मनगढ़ंत बातें कर रहा है। कैसी बातें करते हैं। और तमिलनाडु पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरा इसका नोटिस लीजिए। 2 बंदों को आपने अरेस्ट करा है और पूरी भीड़ थी वहां पे। देखिए, जब एक फौजी जाता है ना लड़ने के लिए सामने, हर दूसरे तीसरे दिन, 5वें दिन, हर दूसरे हफ्ते हम लोग खबर सुनते हैं कि ये इसको गोली लग गई, ये हो गया, पुंछ में ऐसा हो गया, कश्मीर में ऐसा हो गया। जब फौजी जाता है बॉर्डर पे तो वो ये सोचता है कि जो देश है और देशवासी हैं वो मेरे बीवी बच्चों का पीछे से ख्याल रखेंगे। वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि वो लोग महफूज हैं, वो लोग सेफ हैं। यार ये जो क्राउड थी, ये कैसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ, किसी महिला के साथ। हाउ शेमफुल दिस इज यार। ये कितने शर्म की बात है, शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है। आप किसी लेडी के साथ ऐसा कर रहे हैं, उसकी वो लेडी की मां भी थी। और हवलदार प्रभाकरन एक फौजी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो आपने उसको मजबूर कर दिया इतना कि उसको जाके वीडियो बनाना पड़ा। आपने फौजियों के वीडियो बहुत कम देखे होंगे कि अपनी कोई शिकायत लेके सामने आ रहे हैं, क्योंकि फौज के अंदर एक सिस्टम होता है शिकायतें दूर करने का, जो कि काफी इफेक्टिव सिस्टम है। तो आपको जनरली फौजियों के, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी फोर्सेस के आपको वीडियो दिख जाएंगे, इंडियन आर्मी के खासतौर से नेवी एयरफोर्स के आपको वीडियोस ना के बराबर मिलेंगे। आपने मजबूर कर दिया एक फौजी को यार, आपने इतना मजबूर कर दिया कि नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप उस फौजी के खिलाफ करते ना, अगर मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी फौजी की लड़ाई होती है, कुछ हाथापाई हो जाती है, हो सकता है कि मैं बात नहीं करता, हो सकता है मैं उस मैटर को फोन करके या पता लगा के या किसी पुलिस वाले से बात करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता, मैं कभी वीडियो पे सामने नहीं आता। लेकिन आपने उसकी बीवी को हाथ लगाया, आपने उसके बीवी की मदर को हाथ लगाया। देखिए, ये चीजें जो है ना, ये जो लेडीज वाला मामला है और बच्चों वाला मामला है, जिसको फौज में कहते हैं साहब फैमिली, बात फैमिली तक नहीं आनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना है आपस में, ठीक है, फौजी की भी लड़ाई हो सकती है सिविल में, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जब औरतों और बच्चों पर बात आएगी तब बीच में बोलना जरूरी पड़ जाता है। और मैं इसीलिए आवाज उठा रहा हूं। ऐसे 1-2 पहले भी केस हुए थे, मैंने उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी, ट्वीट कर दिया होगा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वहां पे उसकी वाइफ थी। अब वो फौजी किस दिमाग से जाएगा वापस, वो क्या सोच कर जाएगा। अगर बॉर्डर पे जाना है, अगर कश्मीर में जाना है, आपकी हिफाजत करने के लिए, मेरी हिफाजत करने के लिए, वो दिल में क्या भावनाएं लेकर जाएगा वहां पे, क्या सोच कर जाएगा। वो ये सोच रहा होगा कि क्या मेरी वाइफ पीछे सेफ है कि नहीं है, क्या मेरी मदर पीछे सेफ है कि नहीं है, क्या मेरे घर वाले पीछे सेफ है कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए।
दिस इज हाईली कंडेमनेबल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु को हाथ जोड़ के, सर प्लीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, प्लीज पनिश द गिल्टी। दिस सेंड्स अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज टू द फोर्सेस सर। ये बड़ा गलत मैसेज जाता है और ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसा करना चाहिए। दिस सेंड्स अ वेरी बैड सिग्नल। वो बंदा वहां पे अपनी जान पे खेल रहा है। यहां पे हम लोग कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, उसकी बीवी के साथ बदतमीजी करी और वाइफ की मदर के साथ बदतमीजी करी, नॉट पार्डनेबल एट ऑल। द हार्शेस्ट पनिशमेंट मस्ट बी गिवन। जो सबसे ज्यादा संगीन इन्होंने जुर्म करा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये हवलदार प्रभाकरण होता, इसकी लड़ाई होती ना 2-3 लोगों के साथ, मैं कहता कोई बात नहीं, बंदे बंदों के बीच में लड़ाई है, कोई बात नहीं यार। हो सकता है मैं ट्वीट करता क्योंकि फौजी है, सही बात है, एंड आई विल बी बायस्ड टुवर्ड्स फौजीज, ये भी सही बात है। लेकिन मैं कभी इतने कोई वीडियो पे आके या कोई ऐसा बयान देके नहीं करता। ये आज मैं मजबूर हूं क्योंकि आपने उसके परिवार पे हाथ डाला है। देयर आर सम थिंग्स दैट आर सैक्रोसेंट, यू डू नॉट टच। उसके बारे में बात नहीं की जाती। यू डू नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, यू डू नॉट गो नियर दीज थिंग्स, यू ओनली गिव रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स आर अ सोल्जर्स फैमिली एंड अ सोल्जर्स वाइफ। सामने से फौजी की बीवी आ रही है, हाथ जोड़ के नमस्ते करा, सर झुकाया, इन्होंने हाथ लगा दिया। अब इसके रिपरकशंस होंगे, जरूर होंगे, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और डीजीपी तमिलनाडु से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज इस फौजी को आप न्याय दिलाइए, क्योंकि ऐसे बड़े सारे हैं सर, लाखों की तादाद में, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। वेदर इट इज तमिलनाडु, वेदर इट इज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप भारत के किसी भी कोने में हो। हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी से फौजी है फौज में सर। उसको क्या मैसेज जाएगा, वो क्या सोच रहा होगा अपनी ड्यूटी करते वक्त। कोई सियाचिन पे खड़ा है जो अपने परिवार के साथ संपर्क करना उसके लिए मुश्किल है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा है, कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खड़ा है चाइनीज के सामने, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये तो घोर अन्याय है सर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर उसकी पर्सनल लड़ाई होती हवलदार प्रभाकरण की और हाथापाई हो जाती 1-2 सिविलियन के साथ, मैं हो सकता है इसको मेंशन ही नहीं करता, उसके परिवार पे हाथ उठाया। ये गलत है सर, ये बहुत गलत है और ये काबिल माफ़ी है ही नहीं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि उस फौजी को न्याय दिलाना चाहिए। और दोस्तों, अगर उस फौजी को न्याय नहीं मिला और ऐसे इंसिडेंसेस और ज़्यादा हुए, तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो कि दैट अ सोल्जर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग कि वो सरहद पे हथियार लेके क्यों खड़ा है। क्योंकि इससे मेंटली डैमेज होता है सोल्जर। सोल्जर तब डैमेज नहीं होता जब उसके छाती पे गोली पड़ती है, जब उसको बम से उड़ा दिया जाता है, जब पुंछ में अटैक होता है और उसके साथी शहीद हो जाते हैं, उसको बुरा लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन वो डैमेज नहीं होता। जब परिवार पे, बीवी बच्चों पे हाथ डाला जाता है ना, दिस इज समथिंग दैट अ सोल्जर कैन नॉट टॉलरेट। सो प्लीज गिव हिम जस्टिस, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। दोस्तों, पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस है, इस मामले में बड़ी मशहूर है। एक हिंदू लड़की थी 14 साल की, उसका नाम सुहाना था। तो उसको जो पढ़ाने आता था ट्यूटर, उसका नाम, लड़के का नाम अख्तर था। वो आदमी जो था अख्तर था, अख्तर ने उसको सुहाना को किडनैप कर लिया, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो दिलीप कुमार है, लड़की का जो फादर है, जो पिता है लड़की का, उसने बोला कि ये 3 लोग जो थे हथियार लेके, इसमें अख्तर गबोल, फैजान जाट एंड सारंग खसखेली, ये इनके घर में आए, चोरी करी, सोना चोरी करके ले गए, जो भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी होगी इनके पास, और सुहाना को, इनको धमकी वमकी देकर सुहाना को उठा के ले गए। पुलिस के पास गया और ये दिलीप जो लड़की का पिता था, वो पुलिस के पास गया और कंप्लेंट करी। उसके बाद लड़की एक वीडियो में आई और फिर उसने बोला कि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरी एक बंदे से निकाह हो गया है, ठीक है। वो लड़की 14 साल की कह रही है कि जी अचानक जैसे ही मेरे सर पे कनपट्टी में मेरे बंदूक रखी और मुझे उठा के ले गए, तो मैंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया, राइट। फिर उसने जज के सामने ये बोला कि मुझे किडनैप करा है और मुझे जानबूझ के कन्वर्ट कराया गया है इस्लाम में, और मैं चाहती हूं कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊं। वो लड़की स्ट्रेस में थी, लेकिन फिर भी जज ने बोला कि नहीं जी, 12 जून को हम केस सुनेंगे, और उसको वुमेन शेल्टर में डाल दिया। अच्छा ना, मैं आपको इसमें 2-3 बातें बताना चाहता हूं। एट एन एवरेज, औसतन पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000
1000 हिंदू और सिख लड़कियां जबरन कन्वर्ट होती हैं। आप ये लगा लीजिए, और उनकी उम्र 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 18 साल से कम की उम्र में टीनेज और प्री टीन ये लड़कियां किडनैप हो रही हैं और इनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। इनकी बड़े बुजुर्ग लोगों से, आदमियों से शादियां करवाई जा रही हैं जानबूझ के, और सरकार कुछ नहीं करती क्योंकि इनको पहले कन्वर्ट करवा लिया जाता है। और इस्लाम में आप एक बार, आप कैसे भी मुसलमान आप बन गए, आप जबरन बन गए, कैसे भी बन गए, उसके बाद आप वापस अपने धर्म में नहीं जा सकते, उसके लिए सजाए मौत है। और जज भी डर रहा है। ये जो जज है वहां पे बैठा है, जिसने बोला कि शेल्टर में डालो, मैं 1, 2, 3 दिन के बाद करूंगा, जबकि लड़की कह रही है कि भाई मेरे घर में आया और जबरदस्ती मुझे मुसलमान बना दिया। ये पाकिस्तान में एक फैक्ट्री है इस चीज की, क्योंकि लोगों को भी पता है कि इसका क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बहुत ही तगड़ा जज होगा, कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज का फाइन हो जाएगा, 1-2 हफ्ता उसको जेल में डाल देंगे, बंदा फिर आएगा, फिर ये हरकत करेगा। मैं बता रहा हूं, जो हजारों कन्वर्जन होते हैं पाकिस्तान में, बाय फोर्स कन्वर्जन होते हैं। मैं आपको बताता हूं एक बात, आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई आदमी कन्वर्ट हो गया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आप कभी नहीं ये सुनेंगे कि कोई आदमी कन्वर्ट हो गया। अब ये लड़की है, इसके फादर का नाम, इसके पिता का नाम दिलीप कुमार है, ठीक है। ये सुहाना जो लड़की है, इसके फादर का नाम दिलीप कुमार है, राइट। दिलीप कुमार कभी कन्वर्ट नहीं हुआ। इस लड़की की मां कभी कन्वर्ट नहीं हुई। दिलीप कुमार के भाई बहन होंगे, वो कभी कन्वर्ट नहीं हुए। जो भी कन्वर्ट होता है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी का होता है, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, इट हैज टू बी अ वेरी यंग गर्ल। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। और इनके जो मौलाना मौलवी हैं पाकिस्तानी, उन्हीं को टारगेट करते हैं। दे ऑलवेज टारगेट ओनली गर्ल्स। मैं जानना चाहता हूं क्यों। वो कहते हैं कि अपनी मर्जी से इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने जो 1000 से ऊपर जो कन्वर्ट होते हैं, उसमें कोई 8-10 बंदों का भी नाम तो बताओ यार। कोई बुजुर्ग हो जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसका भी नाम तो बता दो। उसका मीडिया में हमने क्यों नहीं सुना आज तक। और मैं पाकिस्तानी मीडिया के सोर्सेस कोट कर रहा हूं। आई एम नॉट, जो मेरी नॉलेज है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच, मैं उसको कोट कर रहा हूं। एंड आई ऑलवेज से दिस इज नथिंग बट, ये जो जोर जबर है ना, जोर जबर है खास तौर से सिंध में, ये कुछ नहीं, जबरदस्ती। और कहते हैं सिंध में बड़ा सूफी कल्चर है और बड़े बड़े उस टाइप के लोग हैं। ये है सूफी कल्चर तुम्हारा, ये तुम्हारा सूफी कल्चर। सब झूठ। सिंध में सूफी कल्चर है, पीरों की जगह है, और वहां पे बड़ा वो कव्वालियां होती हैं। ये होती हैं कव्वालियां तुम्हारी। किसी बेबस के घर में जाओ, उसकी 14 साल की बेटी को उठा लो और बोलो कि मुसलमान बन गई, किसी बुड्ढे से शादी कर दो। ये है तुम्हारा सूफी कल्चर। मतलब दिस इज ये दोस्तों मैं आपको बताता हूं। और ना, ये पाकिस्तान में होता क्यों है। जैसे मिट्ठू मियां है, वो मिट्ठू मियां एक बंदे का नाम है जो कि एक मौलवी टाइप का है। वो काम ही ये करता है एंड ही सपोर्टेड। आप मिट्ठू मियां की फोटोज देखिए, आपको बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी फोटोज दिख जाएंगे। आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उसको स्टेट का पूरा सपोर्ट है। और पाकिस्तानी स्टेट ये कहता है कि इसको, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में 96-97% मुस्लिम है। वहां पे सिर्फ 3-3.5% माइनॉरिटी रह गए, जिसमें हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं ज्यादातर, राइट। उसमें ज्यादातर ये लोग हैं। ये वो 3% को भी खुश नहीं देखना चाहते। उनको भी खत्म करो। ये पाकिस्तान का हाल है। अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, आप देखना जब भी रिपोर्ट आएगी ना, पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करिएगा। पाकिस्तानी मीडिया को वहां पे आप देखें, जब भी रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आएगी? रिपोर्ट ये आएगी साहब कि वो जो लड़की थी ना, उसको कन्वर्ट कर लिया। मैं फिर से बार बार कहता हूं, कभी बुढ़िया कन्वर्ट नहीं हुई कोई, जो हिंदू ओल्ड हो, लेडी हो, या सिख कोई बुढ़िया हो, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती ना। कोई बंदा, कोई लड़का कन्वर्ट हो जाए, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में शादी हो जाती है। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना कि एक हिंदू लड़का था, पाकिस्तानी हिंदू लड़का, उसकी मुस्लिम लड़की से शादी हो गई। ये गला काट देंगे उसका, ये गला काट देंगे उसका। तो ये जोर जबरदस्ती है, इसीलिए पाकिस्तान का बुरा हाल है। और पाकिस्तान, देखिए, इनकी सोसाइटी अंदर से सड़ चुकी है। मैं आपको बताता हूं, हर जगह प्रॉब्लम होती है। क्या इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है? बिल्कुल है। पर इंडिया में कभी आपने सुना है 86-85% हिंदू पॉपुलेशन है, कभी सुना है किसी को उठा के कन्वर्ट कर दिया ऐसे? किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़के को कन्वर्ट कर दिया? नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये एक सोसाइटल फेलियर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों होता है, इसका भी कारण है। हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं पाकिस्तान में,
सम आर टेररिस्ट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर बॉर्डर लाइन टेररिस्ट्स। वो बस बनने की कागार में, कुछ थोड़ा सा आग लगा दीजिए पलीते में, बम से फटेगा। भारत में आप देखेंगे लार्जली डिसेंट लोग हैं, लार्जली डिसेंट लोग हैं, ठीक है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर वो भारत की भूमि में रहता है तो उसका दिमाग सेंटर में है। हाँ, क्रेजी एलिमेंट्स होते हैं हर जगह, भारत में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इट इज एन ऑल प्रिवेलिंग मैडनेस। जैसे कोविड फैला था पाकिस्तान में, पागलपन फैल रहा है यार। इसको पकड़ो, इसको कन्वर्ट करो। 11 साल की बच्ची को 9 साल की बच्ची से शादी हो रही है, 13, 14 साल, 15 साल की बच्ची से शादी हो रही है, और वो मौलवी बोल भी रहा है कि अचानक इसको, ये 12 साल की बच्ची है, इसको अचानक इस्लाम समझ में आ गया। 12 साल की बच्ची को इस्लाम, उसको हिंदुइज्म समझ में नहीं आई। अगर वो सिख की बेटी, उसको सिखिज्म समझ, वो तो 12 साल का बच्चा है। 12 साल के बच्चे को तो अकल ही नहीं होती। 12 साल के बच्चे का दिमाग कहां होता है? देयर इज नो दिस थिंग, थिंकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती बच्चों की। दे आर इनक्विजिटिव। घर में घुस के उसको उठा के ले गए, अब उठा के ले गए, अब कोई इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज वंस शी हैज बिकम अ मुस्लिम, वो लड़की मुसलमान हो गई, फिर उसका रिटर्न नहीं हो सकता। वो अगर रिटर्न होती है, इसका घर जला देंगे, इसके माँ बाप को मार देंगे, और यही प्रेशर उस लड़की को डालेंगे कि बेटा तुम देख लो, अगर तुम गई तो तुम्हारा बाप खत्म, तुम्हारी माँ खत्म, तुम्हारे भाई बहन खत्म, तुम्हारा घर खत्म, सब कुछ खत्म। एंड में उस लड़की ने सर झुकाना है, बोलना है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होना है, मैं आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान में यही होता है, वापसी नहीं है इसकी। चाहे वो जज के सामने चीख चीख के बोले कि मेरे साथ जबरदस्ती करी गई है, मुझे मार पीट के, मुझे मेरे बाप के खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के करा गया, इसकी कोई वापसी नहीं है बॉस। एक बार हो गया तो हो गया, ये हो गया तो हो गया, बस इसके बाद कोई, देयर इज नो रिटर्न। वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे भारत जैसी। तुम लोगों का दिमाग में सड़न है यार। तुम लोग तरक्की कहां से करोगे? तुम लोग इसी में, इसको कलमा पढ़ा दिया, इसको मुसलमान, इसी में पूरी कौम लगी हुई है। तुम्हारे क्रिकेटर पता नहीं अमेरिका में जाके, न्यूयॉर्क में जाके सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें आप, मैं आपको सपोर्ट करता हूं इस चीज में। लेकिन वो जो क्रिकेटर था, मैं उसका नाम भूल गया, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, जो सड़क पर नमाज पढ़ रहा था, वो क्यों पढ़ रहा था आपको? ही वॉज गिविंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि तुम मुझे रोक के दिखाओ। भाई वो होटल से निकला था, कमरे में नहीं पढ़ सकता था नमाज, गाड़ी में नहीं पढ़ सकता था, वो जानबूझ के सड़क पे पढ़ेगा, वो जानबूझ के सड़क पे नमाज पढ़ेगा। तुम मुझे रोक सकते हो तो रोको। और अगर उसको कोई रोकता तो इस्लामोफोबिया। ये भी तो चक्कर है बहुत बड़ा। दिस इज नथिंग बट अ फाइट फॉर पॉलिटिकल स्पेस। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दिस इज नथिंग बट अ फाइट फॉर पॉलिटिकल स्पेस। धीरे धीरे धक्का देते रहो, कीप टेस्टिंग बाउंड्री, जिसको अंग्रेजी में कहता है ना, कीप पुशिंग द एनवेलप, कीप स्लोली एंड स्लोली ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेसेस। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने वही करा अमेरिका में जाके, ठीक है, कमरे में पढ़ सकता था, प्रिवेसी में पढ़ सकता था। यार आप किसी मुल्क में जाते हो, उस मुल्क के जो फ्रीडम है, आप उसका फायदा क्यों उठाते हो? और यहां पे कुछ प्रोमिनेंट लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, यहां पे मीडिया आरजे इंडिया के, कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो सऊदी अरब में पढ़ के दिखाओ जरा, सऊदी अरब में पढ़, यूएई में पढ़ के दिखाओ पब्लिक में नमाज। मुस्लिम कंट्री है, शरिया पे चलती है, खुलेआम पढ़ के दिखाओ, मारेंगे दो कंटाप ना, कनपटिया घूम जाएगी तुम्हारी, शुद्ध कर देंगे 1 मिनट में वो लोग। और इस्लाम ने वहीं पे जन्म लिया था, सऊदी अरब में। पढ़ के दिखाओ जरा सड़क पर, 15-20 लोग नमाज, या कोई भी सड़क पर पढ़ के दिखाओ एक बार, पुलिस उठा के ले जाएगी, पता नहीं लगेगा कहां गया बंदा। नमाज एक पाक चीज है, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। डू नॉट यूज इट लाइक अ पॉलिटिकल टूल। उसकी अपनी फंक्शंस होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, हिंदू भी निकालते हैं, मुसलमान भी निकालते हैं, सिख भी निकालते हैं, ईसाई भी निकालते हैं। बिल्कुल निकालो प्रोसेशन यार, धूम धड़ाका करो सड़क पे, खूब जोश और खरोश से निकालो यार। मुसलमानों तुम्हें ताजिया निकालना है, तुम निकालो। हिंदू तुम्हें अगर कोई मंगल को कुछ भी करना है, तुम्हें रथ यात्रा निकालनी, तुम्हें जो करना है तुम करो यार। ईसाइयों को कहता हूं मैं, जो सिख भाई हमारे, मैं उनको कहता हूं, आपको जो अपने रिलीजन के फंक्शंस निकालने, मैं आपके साथ ज्वाइन इन करूंगा यार, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये जो अमेरिका में उस पाकिस्तानी, ये 1 हफ्ता पहले की बात है, पाकिस्तानी क्रिकेटर जानबूझ के पिच पे, ये पाकिस्तानी करते हैं, पिच पे नमाज पढ़ेंगे जानबूझ के, ठीक है। इनका ये एम नहीं है कि मैच जीत जाएं, इनका ये एम है कि हम पिच पे नमाज पढ़ लें एक बार, ठीक है। ये पब्लिक, a very, very public display of religion. And why it is done? I'm not saying this is bad. आप प्राइवेटली नमाज पढ़ सकते हैं, आपको ग्राउंड में पढ़ना है, ग्राउंड पे पूरी की पूरी टीम एक साथ आके, दिस इज पुशिंग द बॉर्डर, पुशिंग द बाउंड्री।
क्रिकेट में एक्सेल नहीं करना, सॉफ्टवेयर में एक्सेल नहीं करना, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में एक्सेल नहीं करना, वहां पे कुछ नहीं करना। इन सब चीज़ों में स्लोली पुशिंग द बाउंड्रीज, स्लोली पुशिंग द बाउंड्रीज। और हर समय ये यूएई में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि सऊदी अरब में भी क्रिकेट शुरू हो रही है। मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो भी शुरू कर रहे हैं क्रिकेट। मैं ये चाहता हूं, पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहता हूं, क्रिकेट बोर्ड से, नजम सेठी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके क्रिकेटरों में बड़ा शौक है नमाज पढ़ने का, सऊदी में एक बार नमाज पढ़ के दिखाना सर। आप सऊदी में नमाज एक बार आप पब्लिक में पढ़ के दिखा दो सर, मैं आपको मान जाऊंगा। डेजिग्नेटेड एरिया होता है उसके बाहर, जैसे अमेरिका में पढ़ा था ना आपके क्रिकेटर ने, आप जाओ सऊदी अरब में पढ़ के दिखाओ जरा नमाज, दुबई में पढ़ के दिखाओ सर। मारेंगे कम, वो लोग दौड़ाएंगे ज्यादा। और असली मुसलमान वही हैं, इस्लाम वहीं पे नाफिज हुआ था पहले, वहीं पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इस्लाम का बर्थ सऊदी अरेबिया में हुआ है। वो लोग कभी ड्रामा नहीं करते। ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब जो छिचोरापन है ना, ये पाकिस्तान का पूरा छिचोरापन यहीं पे है। ये अपनी पता नहीं कुछ पॉलिटिकल चीजों को घुमाने के चक्कर में ये सब ही करते रहते हैं, पता नहीं क्या 24 घंटे। मैंने इंडोनेशिया में कभी नहीं देखा यार, मैंने मलेशिया में कभी नहीं देखा, मैंने अरबों के बीच में कभी नहीं देखा। आराम से आप उनका घर जाओ यार, अरब्स वेरी नाइस पीपल यार, घर जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कॉपीराइट वायलेशन वरना मैं ऐसे ऐसे बयान दिखाऊं पाकिस्तानी मौलवियों के, आपका सर चकरा जाएगा। आप करोगे पागल हैं क्या ये? बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल यहां से ब्लैंक हो रखे हैं, कुछ भी बोलते हैं और लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है। कोई वो पूछ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं कि मौलाना साहब अगर वो क्या कहते हैं, अगर मुर्गी अगर एक कुएं में बीट कर दे, ठीक है, अगर कुएं के अंदर बीट कर दे मुर्गी, तो क्या उस पानी से हम वजू कर सकते हैं? अच्छा, सिंपल सा ये बोल देता मौलवी कि यार मुझे नहीं पता, कह रहा नहीं, 100 बाल्टियां निकाल के फेंको बाहर। उसके बाद ये मौलवी साहब ने उधर ही फट से एक बयान दाग दिया वहां पे, क्योंकि मौलवी साहब तो ऐसा ही इज इनफेलिएबल यार, वो थोड़ा ना कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता। ये पाकिस्तानी मौलवी का भी सुनना, हंस हंस के आप लोग लोटपोट हो जाओगे। बिल्कुल क्रैक टाइप के हैं ये लोग पाकिस्तानी मौलवी, बिल्कुल क्रैक, दिमाग से पैदल, और इनकी लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है। फिर पाकिस्तानी पूछेंगे यार ये जो इंडियन है ये माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ लग गया है, ये एडोबी का सीईओ लग गया है ना, ये गूगल का सीईओ लग गया है, ये है करेंगे। तुम एक काम करो, जो इंडियन लग गया है उसको लगने दो, तुम जाओ बाल्टी लेके और 100 बार पानी निकालो, ठीक है। जो पाकिस्तानी मौलवी ने बोला था तुम वो काम करो, तुम उसी के लिए फिट हो। ये सब सीओ वीओ छोड़ दो, ये सब ये पढ़े लिखे लोगों की बातें, तुम वही काम करना कि अगर मुर्गी ने बीट कर दी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और यही लोग हैं, ऐसे ही मौलवी हैं जो ये सब काम करवाते हैं पाकिस्तान में। सिंध में हैदराबाद जो एक शहर है, एक तो हमारा हैदराबाद है जो साउथ इंडिया में है, एक सिंध में हैदराबाद है। वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या हुआ, 13 हिंदू सत्संग कर रहे थे, वहाँ पे अटैक कर दिया इन लोगों ने। बोला कि नहीं ये हिंदू पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, सत्संग कैसे कर सकते हैं। वो बेचारे वैसे ही इतने से हैं जो कहते हैं कि माइक्रो माइनॉरिटी भी नहीं है वो लोग हिंदू पाकिस्तान में, उनको आपने निपटा दिया। आपने बोला कि नहीं यार ये तो कैसे सत्संग कर सकते हो, तुम पूजा पाठ कैसे कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। चढ़ दौड़े, मार पीट के सब लोगों को हालत खराब कर दी, भगा दिया वहां से। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो सीए है आप इसको एक्टिवेट करिए प्लीज, सीए को एक्टिवेट करिए। ये जो हमारे यहां जो ये सिविल सोसाइटी वाले और ये सब आ जाते हैं ना अपना बीन बाजा लेके ह्यूमन राइट्स का, आप इसको इग्नोर करिए, इनको हम संभाल लेंगे। आप सर सीए एक्टिवेट करिए, और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान में तो खैर बाकी नहीं रहे, अब तो वहां पे खत्म ही कर दिया मामला उन लोगों ने, तालिबान वहां पे आ गया। लेकिन पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जितने भी हिंदू हैं आप उनको लेकर आइए। क्यों रोहिंग्या मुसलमान लेकर नहीं आ रहे यहाँ पे, रोहिंग्या तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, तो हम अपने हिंदू भाइयों को लीगली क्यों नहीं ला सकते? मैं ये बता रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, ऑल आई एम सेइंग इज दैट हिंदू कहाँ जाएगा? जो पाकिस्तान में हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है कहाँ जाएगा? और यहाँ पे जो ऑलरेडी हिंदू है उनका भी बुरा हाल है। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरी इतनी सकत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन एक हिंदू परिवार की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जब तक मैं कमा सकता हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, एक हिंदू परिवार की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरी मोदी जी से अपील है, मेरी अमित शाह जी से अपील है, सर इनको लेकर आइए वहाँ पे। ये पाकिस्तानी पागल हैं, ये मार देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से हिले हुए लोग हैं। ये कल अगर कोई इनसे तगड़ा बंदा आ जाए, ये उसके सामने हथियार डाल देते हैं, जैसे 1971 में डाला था। ठीक है, इनमें कोई बहादुरी नाम की चीज़ नहीं है, कैरेक्टर नाम की चीज़ नहीं है। जब इनको लगता है कि हमसे तगड़ा है दुश्मन, या कोई भी हमसे तगड़ा है, उसके तलवे चाटने को दौड़ जाते हैं। ये उसके तलवे चाटेंगे, उसका बूट उठा के अपने सर पर रख लेंगे।
ये पाकिस्तानी ऐसे हैं। लेकिन जब देखेंगे कोई कमज़ोर है, अपने बीवी बच्चे के साथ अकेले जा रहा है, तो फिर बहादुर बन के 100 घेर के उसको मार देंगे। ये ऐसा करते हैं ये। तो वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको सर लेकर आएँ, और अगर आप लेकर आते हैं सर, मैं वादा करता हूँ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे अपील करूंगा सर, एंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द एजिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी शुड हैव अ फंड। ठीक है, किसी को डायरेक्टली पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड होगा, सरकार चलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी फंड। उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि आप उस सरकार के फंड में पैसा डालिए। मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनके दफ्तर जाऊंगा, मैं बोलूंगा उस सरकार के फंड में पैसा डालिए। मैं खुद हर महीने उसमें पैसा डालूंगा, और वो पैसा देने के अलावा, एक तो मैं पैसा दूंगा ही, हर महीने दूंगा जब तक मेरी सकत है, उसके अलावा सर आई प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ वन हिंदू फैमिली जो कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये करिए सर, क्योंकि अगर हमने उनको छोड़ दिया वहां पे, तो हमारी आने वाली जनरेशन सर कभी हमें माफ नहीं करेगी। वी मस्ट नाउ एक्ट। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये पाकिस्तानी, दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड सर, दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। ये ऊपर टाई वाई पहन के जितनी अंग्रेजी बोलते हैं टूटी फूटी, अंदर से सब के सब, अंदर से सब के सब वही हैं सर, वो जो पाकिस्तानी मौलवी कहता है ना कि 100 बाल्टियां निकालो, ये बाल्टी निकालने के चक्कर में दिमाग में। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनको लेकर आए इधर सर, एंड आई विल लुक आफ्टर वन फैमिली, दिस इज माई प्रॉमिस। दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ही है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस मामले पर ज़रा आवाज़ उठाइए, उस फौजी के मामले में आवाज़ उठाइए जिसको न्याय मिलना चाहिए, हवलदार प्रभाकरन, उसको न्याय मिलना चाहिए। प्लीज़ tweet about this, please make videos about this, and also the Hindus who are suffering in Pakistan, also in Bangladesh. अफगानिस्तान में तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, तो ख़त्म ही कर दिए। वहाँ पे सिख थे 2 लाख, अब वहाँ पे गुरुद्वारा साहब लुक आफ्टर करने के लिए सिख ही नहीं है, आपने मार दिए सब। दिस इज द मिसफॉर्चून, दिस इज द मिसफॉर्चून, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक नोट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक फुल एक्शन अगेंस्ट दिस, बिल्कुल पूरा। ये हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, हमारा मुल्क हमारा देश जो है सारे रिलीजन्स को इक्वल मानता है, और मानना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में सब इक्वल नहीं है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक देश जो कि अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, जहां पे लोग चाहते हैं, कई लोग, कि वहां पे पूरा का पूरा शरिया नाफिज हो जाए, वहाँ पे हाफ कॉक मामला चलता है ना, कहीं पे शरिया भी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, अलग अलग मामला चलता है पाकिस्तान में। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसा देश जहाँ पे लोग इतने हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पे कैसे रहते होंगे, ज़रा इसके बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फेवरेट राउंड, क्वेश्चन और आंसर्स पे। तो मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने 3-4 शॉर्टलिस्ट करे हैं। ये सुधांशु शर्मा जी का है। मेजर सर, गुड इवनिंग। अच्छा, नमस्कार सुधांशु जी। माई क्वेश्चन इज, डोंट यू थिंक दैट टू काउंटर चाइना इन IOR वी नीड 5 CBGs and a judicious mix of 24 SSBNs and SSNs, as our area of interest is from Malacca Strait to Cape of Good Hope, Horn of Africa, and I think to check the balance of China and to assert our influence. इनका ये कहना है कि साहब हमें और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और सबमरीन्स चाहिए और ये सब। देखिए साहब, ये तो है कि कितना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता। यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। दिस द इंडियन नेवी विल डिसाइड। आप और मैं तो इसका फैसला नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकते कि अच्छा इंडियन नेवी तो मैं 5 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, और इंडियन नेवी बोलेगी हाँ मेजर साहब हमें तो आइडिया ही नहीं था, आपके बोलने से पहले हमें कहाँ नॉलेज थी नेवी के बारे में। तो मेजर गौरव आर्य ऊपर से अवतरित हुए, फिर उन्होंने बताया। तो साहब ये नहीं होता। मैं आपको फैक्ट ऑफ द मैटर बता दूं, इंडियन नेवी विल डिसाइड, और हमारे 10 और कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हमें कैसा, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ राइटिंग अ चेक कि जी 3-4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर का एक चेक काट दिया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर पैदा हो गया। नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। 10 साल से ज़्यादा लग जाते हैं, फिर 1-2 साल लगते हैं उसको ऑपरेशनल करने में। और इंडियन नेवी की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडियन नेवी को चाहिए। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट, तो इसके ऊपर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। सुनील नायर साहब है मुंबई से। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद सुनील भाई। मी एंड माई फैमिली आर ग्रेट फैन ऑफ यू, स्पेशली माई डॉटर संजना हु इज 10 years old। संजना बेटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत स्नेह। धन्यवाद लिखने के लिए। My question to you is, why Pakistani generals, colonels have these many badges in the uniform as they have never won a war with India or anything else? ये देखिए ना, ये अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो जनरल है पाकिस्तान के, ये तो कुछ लड़ाई वड़ाई जीतते नहीं, खुद जलील करते रहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है करप्शन के मेडल्स हैं। बाजवा ने 4 प्लॉट चोरी करे तो 4 मेडल ले लिया बाजवा ने। फिर बाजवा ने एक कंपनी बनाई तो एक वो कंपनी, इनके यही है मेडल, और तो इन्होंने क्या ही करा है।
Most of the Pakistani generals have only disgraced their country and disgraced the uniform and disgraced the Pakistan army. ठीक है ना? तो इनके जितने भी जनरली मेडल पहनते हैं, मुझे तो लगता है फौजी फाउंडेशन के किसी ने एक कॉर्नफ्लेक्स बनाने की फैक्ट्री शुरू करी है, कॉर्नफ्लेक मेडल, इस टाइप के नाम लंबे लंबे दे देते हैं उर्दू में, निशान हैदर, निशान फलाना, निशान पता नहीं ढिमका, काम वाम इनका कुछ है नहीं। अपने खुद के मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जिस फौज ने अपने खुद के मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार फाड़ के डस्टबिन में डाला हो, उसको पाकिस्तानी कहते हैं अजीम फौज है। अब या तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं है या उनकी फौज को जरूरत से ज्यादा समझ है, आई डोंट नो। मुझे तो लगता नहीं इनको कोई मेडल, इनको तो वर्दी पहनने के लायक नहीं है यार, आप मेडल की बात कर रहे हो। द पाकिस्तानी जनरल्स, दे आर नॉट वर्दी ऑफ द यूनिफॉर्म दैट दे वेयर। अच्छा, I have a question for you. Pakistan has now bought Russian crude oil, given that Pakistan is dependent on dole of up to $2+ billion from Saudi and UAE. Do you see repercussions for them? Won't they be upset that they are getting oil from competitors? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, आपका ये पूछना है, और आपका 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम प्लेस होल्डर, भाई आपने नाम ही नहीं लिखा, प्लेस होल्डर। अच्छा, प्लेस होल्डर भाई, ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल ले लिया पाकिस्तान ने, और क्रूड ऑयल लेने के बाद आपका ये कहना है कि क्या इससे सऊदी अरब, जिससे 2 अरब से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान ले रहा है, जो उनकी प्रॉमिस है, पहले भी कई अरब ले चुका है उनसे, और यूएई वगैरह, ये क्या नाखुश नहीं होंगे पाकिस्तान से? मुझे नहीं लगता नाखुश होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं। अब देखिए, रशियन क्रूड ऑयल लेने के लिए अब आप एक बात सोचिए छोटी सी, पाकिस्तान ने रशिया से लिया क्रूड ऑयल, पाकिस्तान की शर्त क्या थी कि भारत से अच्छी शर्तों पर हमें दो। ये पाकिस्तान ने बहुत 25 बार बयान दिया उनके, भारत से बेहतर शर्तों पर हमें चाहिए, भारत से अच्छी शर्तों में हमें चाहिए, क्योंकि उनका कंपटीशन भारत के साथ है, अपनी औकात कभी देखते नहीं। अब मेरा ये सवाल है, अब ये पाकिस्तानी ना चुप है, बड़बोले लोग हैं ये लोग, डींगे हाँकने वाले लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल बात कभी करते नहीं है। अब इन पाकिस्तानियों से पूछो, किस रेट पे तेल लिया तुमने? किस रेट पे तेल लिया तुमने? दुनिया के सामने हम जो रेट लेते हैं वो तो दुनिया में पब्लिश होता है। हम जो रूस से तेल लेते हैं किसी भी देश से, हम तो पब्लिश करते हैं जी, इस रेट पे हमने तेल लिया है। बताओ, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ नहीं, इनकी चोरियां हैं, इनसे पूछो ना इन्होंने किस रेट पे पाकिस्तान से तेल लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सी करेंसी में पे करा है? हो ना हो इन्होंने सऊदी अरब से उन्हीं के पैसे ले लिए हों, रियाल में चिपका दिया उन लोगों ने, ये चाइना से उन्होंने चाइना के करेंसी में चिपका दिया। सो दे आर वेरी केपेबल, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी ना, जैसे मैंने बताया था, इट्स लाइक टॉयलेट पेपर, उनकी करेंसी तो कोई लेता नहीं है, पाकिस्तानी खुद लेने को इच्छुक नहीं अपनी खुद की करेंसी। तीसरी बात यह है कि आपने बोला कि सऊदी अरब वगैरह को बुरा लगेगा, इनको बुरा, इनसे क्या बुरा लगना है यार, इनसे क्या बुरा लगना? इनका तेल आया, इन्होंने पता नहीं क्यों खरीदा रशिया से ऑयल, इन्होंने खरीद लिया, इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि उससे आम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि तेल के दाम कम हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे। तो लिया क्यों उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंडिया लेता है, ठीक है, उनको इंडिया लेता है, इंडिया तेल लेता है इसलिए चाहिए। इंडिया ने एटम बम का एक्सप्लोजन करा इसलिए हमें करना, तो इंडिया दिवाली भी मनाता, तुम क्यों नहीं मनाते फिर दिवाली? हैं? ये बस जैसे बंदर होता है ना, बंदर का बच्चा छोटा सा, वो नकल मारता है हर चीज में, आप सर खो जाओ वो भी सर खो जाएगा। दे आर लाइक दैट, इनका कोई प्लान नहीं है। दे हैव ओनली टेकन ऑयल फ्रॉम रशिया, और वो भी इन्होंने मांगे तांगे का। ये पैसे कहां से आए ये पूछें जरा, आपने डॉलर में पेमेंट करी है रशिया को? आपने कौन सी करेंसी में पेमेंट करी है रशिया को? बताइए जरा पाकिस्तानियों, आपको पता है तो आप लिखो कमेंट्स में, राइट? तेल आ गया रशिया से, तेल आ गया, ऐसे मना रहे हैं जैसे पता नहीं ईद आ गई 2 महीने पहले। ओ भाईजान, पहले एक बात बताओ मुझे, कौन सी करेंसी में आपने पेमेंट करी? मुफ्त में ले लिया पैर पकड़ के तेल, कि रूस के पैरों से लिपट गए कि जी मुफ्त में दे दो, भीख दे दो, ज़कात में दे दो तेल? ऐसा तो नहीं है ना, आपने कुछ ना कुछ तो दिया होगा। वो क्या है, क्या रेट है, ये कभी नहीं बताएंगे पाकिस्तानी, ये झूठ बोल देंगे कुछ, अगर बताना भी होगा दे विल नेवर रिवील। जब इनको पता लगा कि भाई इंडिया वाले रेट नहीं मिले तो फिर झूठ बोल दिया। अगर इंडिया से कम में, वैसे तो उनको कभी नहीं मिलता, पर अगर इंडिया से कम रेट में मिल जाती ना, मैं बता रहा हूं, अपने माथे पे टैटू करता शहबाज शरीफ, अपने माथे पे जो परमानेंट टैटू होता है ना, परमानेंट टैटू, बच्चों वाला नहीं, इंक वाला नहीं, परमानेंट टैटू जो मशीन से होता है, वो यहाँ पे ऑयल का रेट करके फिर वोट मांगने जाता कि देखो मैंने भारत को उसकी जगह दिखा दी है, ये बोलता। अच्छा जी, नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई हैव 2 फोल्ड क्वेश्चंस। सौम्या रे जी, नमस्कार और धन्यवाद आपके सवाल के लिए। Though the Bengalis are aggressive and nationalist, at present there is no regiment of Bengal. Will it not be prudent step if a Bengal regiment be raised so that Bengalis may contribute more to the national security? तो पहले मैं सौम्या रे जी आपको बताता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि बंगाल रेजिमेंट नहीं है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंजीनियर्स में बंगाल सैपर्स है, ठीक है, इंजीनियर्स में बंगाल सैपर्स ऑलरेडी है।
तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि बंगाल के नाम पे एक है, इंजीनियर्स की रेजिमेंट है, और वो लोग भी लड़ते हैं। कॉम्बैट इंजीनियर्स का बहुत खतरनाक काम भी होता है, वो ब्रिज बनाते भी हैं, ब्रिज उड़ाते भी हैं। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स जो होती है ना, आप हर जगह देखेंगे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, इनको ट्रेन कौन करता है? तो कोर ऑफ इंजीनियर्स ट्रेन करते हैं। ये आईडी वाईडी निकालना ये सब कश्मीर में कौन करते हैं? कोर ऑफ इंजीनियर्स करते हैं। तो आपका कहना कि बंगाल की रेजिमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो रेजिमेंट बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी नहीं है रेजिमेंट, एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। और अब तो मैं कह रहा हूँ होनी भी नहीं चाहिए। देश आज़ाद है, सारे नागरिक जिस कास्ट के, जिस क्रीड के, जिस मजहब के हैं, सब बराबर हैं। ये ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्ट है ना रेजिमेंट्स का, ये ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट था, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था मार्शल रेस के हिसाब से। उन्होंने बनाया था कि जो उनके हिसाब से मार्शल रेसेस थे, एंड ये हमारा रेजिमेंटल हिस्ट्री का एक हिस्सा है जो हम ओन करते हैं, जिसके लिए हम बड़े प्राउड हैं, ठीक है। और क्योंकि लोगों को इनसे मोटिवेशन मिलता है, और हमारा एक इतिहास है, 200-250 साल की रेजिमेंट्स हैं पुरानी, तो ये एक इतिहास है, इसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन आज आज़ाद हिंद में कोई ऐसी रेजिमेंट बनाना जो कि किसी मजहब के, किसी जाति के आधार पर बनी हो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, शुड नॉट बी डन, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा आपका सवाल है, व्हाट in your opinion regarding the demographic change happening in West Bengal from national security perspective, and what are the solutions for security threats arising because of such demographic change in it? देखिए साहब, आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी आते हैं पार, या रोहिंग्या आते हैं। अब दिस इज समथिंग, देखो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट इशू, ठीक है। इसमें कोई क्या कर सकता है? इसमें फौज क्या कर लेगी? आर्मी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जब तक, देखिए, भारत का नागरिक बनना एक अच्छी बात है, वो बांग्लादेश से, वो कहीं से भी हो, अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहे, एक तरीका है उसका, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप गाड़ी भी चलाते हैं ना, गाड़ी भी चलाते हैं, तो पुलिस कहती है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, राइट? आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी होती है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के कागज होने चाहिए उसके, इतनी बात तय है, ठीक है। आप कुछ भी करते हैं, घर भी आपके पास होता है, तो घर के भी आपके पास कागज होते हैं। आपके खुद के लिए एक आधार कार्ड होता है जो आपकी आइडेंटिटी बताता है। फिर ऐसा किस तरीके से हो सकता है यार कि कोई बंदा बिना कागज के मुल्क में आ जाए और पॉलिटिकल पार्टीज लग जाएं, उसको ये लो, पैन भी कार्ड ले लो तुम, आधार कार्ड भी ले लो तुम, पासपोर्ट भी ले लो तुम, पैसा भी ले लो, राशन भी ले लो, जमीन भी ले लो, नौकरी भी ले लो, तुम सब कुछ ले लो यार, तुम सब कुछ ले लो, बस तुम आ जाओ, हमें वोट दे दो। तो अब ये प्रॉब्लम, इसमें मैं जो बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेशी का ना आज से नहीं, 1971 के पहले से आ रहे हैं। ये कोई आज से आपको लगे पिछले 5-10 साल से आ रहे हैं, नो। 1971 की जो लड़ाई हुई थी 1971 की, उसके कई कारण थे। उस लड़ाई के 4-5 कारण थे। उनमें से एक मुख्य कारण जो था वो ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, वहाँ की पॉपुलेशन यहाँ पर आ रही थी। उसका मुख्य कारण ये भी था। तो हमें पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, और ये हमें अंदर से रोकना पड़ेगा। इसके बारे में इंडियन आर्मी, I don't think Indian Army can do anything because this is a civilian matter, and जब तक हमारे लीडर्स को होश नहीं आएगा कि ये लोग देश में बहुत खतरा अपने साथ लेकर आ रहे हैं, और खतरा नहीं भी ला रहे यार, खतरा नहीं भी ला रहे। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इनके लिए वोट बैंक आ रहा है तो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। आप कुछ करोगे, दे विल स्क्रीम इस्लामोफोबिया, ठीक है। वही अगर मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी हिंदू ले आए कोई यहाँ पे, पाकिस्तानी हिंदू ले आए, आप फिर देखना यहाँ पे जो तांडव होता है। तो लोगों का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। लोगों ने देश के बारे में सोचना कम कर दिया है, अपनी पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये सच्चाई है आज की, इसको ठीक करना पड़ेगा। ए.के. मंडल साहब हैं। ए.के. मंडल साहब कहते हैं, डियर मेजर गौरव आर्या सर, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद मंडल साहब, जय श्री राम आपको भी। आई एम अमित फ्रॉम कोलकाता एंड आई लव व्हेन यू से सम बंगाली वर्ड्स। अच्छा मंडल साहब, केमन आछे? भालो, मुझे इतना ही आता, मुझे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना। बट माई क्वेश्चन इज, इफ इंडिया विल एंगेज विद चाइना एंड देन व्हाट विल बी द स्टांस ऑफ रशिया? इंडिया इज ऑलरेडी एंगेजिंग विद चाइना। मंडल साहब, इंडिया इज ऑलरेडी एंगेजिंग विद चाइना। हमारी डिप्लोमेसी पूरी काम कर रही है। इवन तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी 125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ। $125 बिलियन एनुअल ट्रेड है हमारी चाइना के साथ, और हमारी बातें चल रही हैं। हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चल रही हैं। हमारी डिप्लोमेसी एट द हाईएस्ट लेवल्स चल रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट एंगेजिंग विद चाइना। ऑफ कोर्स वी आर एंगेजिंग विद चाइना,
एंड इसमें रशिया क्या ही कहेगा, रशिया इज ओके विद इट। रशिया का क्या स्टांस है? रशिया अपनी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, वी आर एंगेजिंग विद चाइना, चाइना इज एंगेजिंग विद अस, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लास्ट इसमें सवाल है जी प्रखर्ष श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच मेजर गौरव आर्या सर, थैंक यू प्रखर्ष जी। आई एम एन एविड व्यूअर ऑफ टीसीडी। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट रिसेंटली देयर वाज अ Shangri-La dialogue happened in which a senior colonel of PLA named Shao said that India is not a threat to China militarily and India is unlikely to catch up China in coming decades because of weak industrial infrastructure, while China has built complex defense infrastructure. What can we as Indians interpret from this statement of China and act accordingly? I also think there is talks of India joining NATO Plus, which is pushed by USA and other Western countries. China must be perplexed about the move of India, and that is why the statement has come. What are your views, sir? Want your views, sir? अच्छा, प्रखर श्रीवास्तव जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, ऐसा है ना कि इंडिया ने मना कर दिया कि हम नेटो प्लस ज्वाइन नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि ऐसे स्टेटमेंट चाइना ने क्यों दिए? चाइना ने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिया, आप ये सोचिए। चाइना इसलिए नहीं कि अमेरिका ने नेटो प्लस ऑफर करा, एक्चुअली भारत का इंडस्ट्रियल बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चाइना से कंपनियां छोड़ के इंडिया आ रही हैं। चाइना से कंपनियां छोड़ के इंडिया आ रही हैं। एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुछ हद तक शिफ्ट करी है, बहुत हद तक बाद में करेगा वो, धीरे धीरे, एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया डेवलप्स। टेस्ला इंडिया में खोल रहा है कंपनियां, और सबसे बड़ी मोबाइल फोन की कंपनी जो यहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में, सैमसंग की, वो इंडिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे जैसे डीकपलिंग हो रही है चाइना और अमेरिका की, तो अमेरिकन कंपनीज चाइना से छोड़ के, यूरोपियन कंपनीज चाइना से छोड़ के इंडिया आ रही हैं और दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। ये जो कर्नल शाहू है ना, जो भी जिसने भी डायलॉग मारा है वहां पे, तो ही इज, ये जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है। होगा, हम मना कर रहे हैं क्या कि चाइना का नहीं है? हम भी कह रहे हैं चाइना का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, तो क्या करें? पूजा करें, तुम्हारी आरती उतारें? हमारा भी बड़ा हो रहा है केस, इंडस्ट्रियल बेस, हम भी अपना इंडस्ट्रियल बेस बहुत विशाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं। दैट्स ओके, तुम अपना करो, हम अपना करते हैं। तो ये चाइना थोड़ा सा रैटल हो जाता है जब कोई कंट्री की ग्रोथ होती है, वरना आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों पास करेंगे? मैं अचानक बोल दूं एक बंदे का, एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, लड़ाई की तैयारी कर रहा है, पहलवानी की तैयारी कर रहा है, अगर वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है तो मैं उसके बारे में कमेंट ही नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि यार ये भी बंदा लंबा चौड़ा और इसके भी डोले चोले बन रहे हैं, इसकी भी टेक्निक अच्छी हो रही है, हो सकता है मुझे पछाड़ दे आगे चल के, तो आप बोलोगे अरे तू तो कुछ नहीं है मेरे सामने। वो चाइना वही कर रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। तो दोस्तों, ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।